Hello students, welcome back. Okay, in continuation with our topic of genetics of plant diseases, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम प्लांट्स को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं. So let's start the video. Genetics of plant diseases or nucleic acids in host parasite interactions, other plant genes for resistance to diseases. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्लांट्स किस तरह से रेजिस्टेंस हो सकते हैं. अब हम कुछ और जीन्स या कुछ और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि प्लांट्स को हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट. नाउ सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जीन्स, a mechanism of induced defense that confirms long-lasting protection against a broad spectrum of microorganisms and hence resistance against subsequent attack by a wide array of pathogens. SAR, that is systematic acquired resistance, take 24 to 48 hours to start, can last for months, involves gene activation at a transmitted signal. तो ये एक अदर मेन जो रेजिस्टेंस जीन है उसके अलावा एक सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड जीन्स होता है SAR, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस पर एक्ट करता है और कुछ महीनों तक ये रहता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस लेफ्ट साइड में आप देख सकेंगे AR जो रेजिस्टेंस एवियर रिकॉग्निशन एंड हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स है. तो ये जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. और जो इधर राइट साइड के आप डायग्राम में आप देखेंगे कि सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड जीन से भी किस तरह से रेजिस्टेंस प्लांट को मिल रही है. देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस. तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू भी प्लांट्स के अंदर किस तरह से डिजीज़ रेजिस्टेंस को पैदा कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं. मोस्ट प्लांट ब्रीडिंग इज़ डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ दैट प्रोड्यूस्ड ग्रेटर यील्ड्स और बेटर क्वालिटी. तो अधिकतर तो जो भी हम ब्रीडिंग एक्सरसाइज करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि जो उनका जो यील्ड है वो बढ़े और क्वालिटी उसकी अच्छी हो. देन हाउ डिड प्लांट ब्रीडिंग बिगिन? सोर्सेज ऑफ जीन्स फॉर रेजिस्टेंस. इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग ये जो उन सोर्सेस को ढूंढते हैं जो कि रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हों या जिनके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ जीन्स फॉर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हों. देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैराइटीज़ और स्पीशीज़ दैट आर नॉर्मली रेजिस्टेंट टू डिजीजेस. वो जीन्स रेजिस्टेंस जीन्स हमें कहाँ मिलेंगे? उन वैराइटीज़ या स्पीशीज़ में जो कि नॉर्मली डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस हैं. ऑल क्रॉप्स वर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव्स. Susceptible, right, plant infected with the corn leaf blight fungus, lessons of grey leaf spot on a corn plant. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीव्स हैं, ये जो A है ये रेजिस्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है लीफ में, और ये है ससेप्टेबल. A resistant corn hybrid and a resistant one to grey leaf spot caused by the fungus Cercospora zea matis. तो इस सेम फील्ड में ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर तो रेजिस्टेंट वैरायटी है जो कि ग्रो हो रही है, और राइट साइड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ससेप्टेबल वैरायटी है जो कि इन्फेक्टेड है. नाउ अब टेक्निक्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम ब्रीडिंग के लिए? तो टेक्निक्स यूज इन क्लासिकल ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहला है सीड सेलेक्शन. जैसा अब शुरू से ही आपको पता, जब तक कि सीड ही इन्फेक्टेड होगा तो आपकी जो प्लांट है वो भी हेल्दी नहीं होगा. तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीड सेलेक्शन. इट इज़ अ सिंपल मैथड बट इम्प्रूव्स प्लांट ओनली स्लोली. मोरेवर इन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ पोलन सोर्स. देन सेकंड है आपका प्योर लाइन और पेडिग्री सिलेक्शन, कि आप प्योर लाइन को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं. आपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर थर्ड ईयर में भी थी आपके शायद, तो आपने पढ़ा ही होगा प्योर लाइन या पेडिग्री सिलेक्शन हम किस तरह से करते हैं. तो इंडिविजुअल्स ऑफ हाईली रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड देयर प्रोजेनीज आर प्रोपगेटेड सेपरेटली एंड आर इनोक्यूलेटेड रिपीटेडली टू टेस्ट फॉर द रेजिस्टेंस. जो भी आपके रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं उनको हम इनोक्यूलेट करते हैं पैथोजन से और उनका बार बार टेस्ट करते हैं. दिस मेथड इज ईजी एंड मोस्ट इफेक्टिव विद सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट विद द क्रॉस पॉलिनेटेड वंस. तो ये पेडिग्री मेथड है, डायग्राम में आप इसको बाद में देख सकते हैं. इसके अंदर हम बार बार पैथोजन से उन रेजिस्टेंट वेराइटीज़ पे
टेस्ट करते हैं और फिर फाइनली जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उनको हम आपस में उनकी जो है प्रोजेनिस को या उनको आपस में क्रॉस करा के हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। देन कन्वेंशनल बैक क्रॉसिंग क्या होती है? अब इसके अंदर क्या होता है? विजुअल सिलेक्शन ऑफ बैक क्रॉसिंग वन प्लांट्स दैट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल रिकरेंट पेरेंट। तो जो भी आपके जैसे पेरेंट्स P1 P2 हैं, उससे जो भी P1 प्लांट है उसको हमने किससे क्रॉस कराया? बैक क्रॉस कराएंगे आप। ओके, बैक क्रॉस से आपका जो भी प्लांट्स रेजिस्टेंट हैं वो आपके वो जीन्स उनके अंदर नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर आ जाएंगे। बैक क्रॉस का क्या मतलब है? द क्रॉसिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग विद ईदर ऑफ द पेरेंट। और टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि जब हम रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर कन्वेंशनल बैक क्रॉसिंग के अंदर आप पेरेंट्स से जो कि रेजिस्टेंट वैरायटी है उनसे आप ऑफस्प्रिंग्स को क्रॉस करा के भी नेक्स्ट क्रॉप को हेल्दी या डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इसी प्रकार से मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर बैक मार्कर्स को जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उसके अंदर हम मार्कर्स लगा देते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि जो रेजिस्टेंस जीन है वो कहाँ किन किन प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। देन थर्ड जो चीज़ है वह है रिकरेंट सिलेक्शन और बैक क्रॉसिंग। This method is time consuming and its effectiveness varies considerably with each particular case. It can be applied somewhat more easily in cross pollinated than in the self pollinated crops. तो ये मार्कर ससेप्टेबल एलील्स होते हैं, मार्कर एलील्स होते हैं और उनके बीच में हम इस तरह से जो मार्कर्स लगा के क्रॉस करके सिर्फ हम वो, जैसे आप ये देख सकते हैं मार्कर 2 के अंदर ये पिंक कलर दे रखा है और मार्कर 1 में ब्लू दे रखा है। लास्ट में हम जब बैक क्रॉसिंग करते करते लास्ट में आप देखेंगे कि जो ये सेलेक्टेड जो सिर्फ पिंक जीन्स वाले रह गए हैं ना, जो कि रेजिस्टेंस हैं, सिर्फ हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं प्लांट्स को, जिससे और उनका ही आपस में क्रॉस कराते हैं जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन डिजीज रेजिस्टेंट हो। अच्छा, ये तो हो गए बेसिक टेक्निक्स जो कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में या नई नई जो कि वैरायटीज़ बनती हैं क्रॉप्स की, उनको हम इस तरह से सेलेक्ट करके डिजीज़ रेजिस्टेंट नई न्यू वैरायटीज़ बनाते हैं। आप देखते हैं ना अलग अलग किस्मों की, चाहे गेहूँ हो, बाजरा हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी अलग अलग किस्म बनती है, वैरायटीज़ बनती है। वो इस तरह से बनती है कि उनको किसका किसके साथ क्रॉस कराया गया है। और कई बार क्वालिटी के लिए क्रॉस करते हैं, प्रोडक्शन के लिए या फिर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। इसके अलावा अदर टेक्निक्स हैं टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अब ये जो मेरा टिश्यू कल्चर वाला वीडियो है उसमें भी मैंने डिटेल के अंदर बना रखा है, आप उसको भी आराम से उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर रेजिस्टेंट प्लांट्स की ये आउटलाइन दे रखी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी रेजिस्टेंट डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है, आप फील्ड में जाते हैं और जो भी इलीट प्लांट है मतलब बेस्ट प्लांट है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, उसको हम प्रोपेगेट करते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और उस टिश्यू कल्चर के थ्रू जितने भी उससे क्रॉप्स, जितने भी प्लांट्स बनेंगे, जितने भी प्लांट लाइन्स बनेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट के रेप्लिका होंगे और वो सभी क्या होंगे? डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स होंगे। देन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो बेसिक टिश्यू कल्चर में तो हम सिर्फ उस टिश्यू को प्रोपोगेट कर रहे हैं टू टिश्यू कल्चर। उसके अलावा एक और टेक्निक है कि हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू ही ये होता है। मतलब जो भी आपका जो जीन है रेजिस्टेंस के लिए, जो जीन है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि नॉन रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, और उससे क्या होएगा, वो भी रेजिस्टेंट प्लांट हो जाएंगे। ओके, तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट सेल्स और प्रोटोप्लाज्म बाय सेवरल मेथड्स। तो इसके लिए हमें वो डीएनए का पार्ट सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर की वो रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, प्रेजेंट है, और उसको हम जो दूसरा प्लांट है उसके प्रोटोप्लाज्म में या उसके सेल्स के अंदर हम अलग अलग मेथड से इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये आपने पढ़ा हुआ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका जो रिकॉम्बिनेशंस हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशंस टेक्निक्स, उसमें एक पूरा चैप्टर भी है। तो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट DNA uptake, then micro injection of DNA, liposome lipid vesicle mediated delivery of DNA, delivery by means of centromere plasmid या mini chromosomes and use of plant viral vectors।
चलिए इसको देखते हैं हम वन बाय वन। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, डायरेक्ट डीएनए अपटेक, एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम सिस्टम। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियम का यहाँ पर आप देखेंगे, इधर से हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो दिस रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट, ओके ये इसका प्लाज्मिड है, यहाँ पर ये इसका टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। The plasmid is removed from the bacterium and the transferred DNA is cut to a restriction enzyme। अब जो इसका TI प्लाज्मिड है बैक्टीरियम का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, इसका प्लाज्मिड निकाल लेते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम इसके बाद, फॉरेन डीएनए इज कट बाय द सेम एंजाइम। और जो भी आपका फॉरेन डीएनए मीन्स वो डीएनए जो आपने रेजिस्टेंट प्लांट से लिया है, या जिस प्लांट्स की जो गुण हैं या जो जीन्स हैं वो आप नए प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ओके। तो अब आपके पास टीआई प्लाज्मिड है, उसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, प्लस आपके पास क्या है, एक डीएनए है, फॉरेन डीएनए, जिसको कि आप इंसर्ट करना चाहते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द टी डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड। अब आपका जो प्लाज्मिड का डीएनए है जिसमें आपने कट लगाया, उसके अंदर आपने फॉरेन डीएनए को उसको लगा देंगे, उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और अब ये जो नया टीआई प्लाज्मिड है वो बन गया है, वो क्या, रिकॉम्बिनेंट, मतलब एक तो उसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट है, प्लस वो फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है जो कि आपने इंसर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे इसको, द प्लाज्मिड इज री इंसर्टेड इनटू ए बैक्टीरियम। अब जो वापस जो ये वाला प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको हम वापस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होएगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा, कॉपी करेगा। तो द बैक्टीरियम इज यूज टू इंसर्ट द टी डीएनए कैरिंग द फॉरेन जीन इनटू द क्रोमोसोम्स ऑफ अ प्लांट सेल। इंसर्टेड टी डीएनए कैरिंग फॉरेन जीन्स, द प्लांट सेल्स आर ग्रोन इन द कल्चर, ओके। अब इसके बाद ये जो बैक्टीरियम है वो इसकी कई सारी कॉपीज़ बना देगा, और फिर उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस प्लांट के अंदर जिसको कि हमें रेजिस्टेंट बनाना है। तो अ प्लांट इज जनरेटेड फ्रॉम अ सेल क्लोन, ऑल ऑफ द सेल्स कैरी द फॉरेन जीन एंड मैन एक्सप्रेस इनटू अ न्यू ट्रेट। तो न्यू प्लांट सेल्स, अब ये जो कल्चर्ड, आप एक तरफ तो आपके पास क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, जो कल्चर्ड प्लांट सेल्स हैं। ये टिश्यू कल्चर से एक्सपेरिमेंट होता है, जो कल्चर आपने जो प्लांट का कल्चर बनाया है, उन कल्चर्ड प्लांट सेल को हम ये डीएनए जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और फिर उन कल्चर्ड प्लांट सेल्स को हम रीजनरेट करते हैं, और जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें वो डिज़ायर्ड करैक्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए में होते हैं या आपने इंसर्ट किए हुए हैं। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक तरीका है जिससे कि हम डिज़ायर्ड जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए या माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक प्रोटोप्लास्ट से आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द लीफ टिश्यूज, इंजेक्ट डीएनए कोटेड पार्टिकल्स इनटू द प्रोटोप्लास्ट यूजिंग द पार्टिकल गन। तो इसके लिए हम सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब हमें इसमें प्लाज्मिड की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो डीएनए कोटेड पार्टिकल्स हैं उनको हम पहले तो अपने प्रोटोप्लास्ट, जो भी आपका प्लांट है जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है उसको हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेते हैं उसका। ये पूरा आपने प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ा हुआ है थर्ड ईयर के अंदर, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर था, तो उसमें से आप इस तरह वो उसमें डिटेल्स दे रखें कि हाउ टू आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट, ओके। उसके बाद आप ये प्रोजेक्टाइल जो गन होती है उससे हम प्रोटोप्लास्ट जो इंजेक्ट कर देते हैं डीएनए को यूजिंग पार्टिकल गन, रीजनरेट इनटू द होल प्लांट्स, एक्लिमेट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन अ ग्रीन हाउस। तो उसी सेम साइज से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए है, पार्टिकल्स ये गन मेथड से, ये पार्टिकल गन है, यहाँ से हमने डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, वही सेल्स प्रोटोप्लास्ट कल्चर को आपने किया कहाँ पर, टिश्यू कल्चर के थ्रू, फिर उनको रीजनरेट करते हैं, फिर टोटल पूरे के पूरे प्लांट्स बना देते हैं, और वो जो नए प्लांट्स बनेंगे उनके अंदर वो डीएनए होगा जो कि आपने पार्टिकल गन से उनके अंदर इंसर्ट किया है, ओके। चलिए
नेक्स्ट, एडवांटेजेस इन ब्रीडिंग फॉर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो अभी तक आपने पढ़ा हम किन किन तरहों से जो रेजिस्टेंस जीन है उनको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ब्रीडिंग फॉर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में ये क्या होती हैं, आई हैव डिस्कस्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियोस। चलिए अब इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस इज ईजी टू मैनिपुलेट इन अ ब्रीडिंग प्रोग्राम including the application of genetic engineering techniques, and therefore it is often preferred to horizontal resistance। तो जो ये vertical resistance को हम हमेशा prefer करते हैं horizontal resistance से, क्योंकि वो क्या एक specific monogenic होती है और specific to the gene होती है। अब horizontal resistance में क्या, it confers incomplete, partial but more durable protection. It does not break down as quickly and suddenly as most vertical resistance। पर जो vertical resistant है, चूँकि वो एक particular to the gene होती है, तो और जो horizontal है वो इट डज़ नॉट ब्रेक डाउन, मतलब वो पॉलीजेनिक होती है और कई सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो एकदम से वो ख़त्म नहीं होती। और वर्टिकल जीन्स यदि वो पर्टिकुलर जीन वर्क नहीं कर रहा है तो वो देयर विल बी नो वर्टिकल रेजिस्टेंस। इट इज़ एम्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और पैथोजन रेसेस। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव हैंड। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन एनुअल क्रॉप्स दैट आर ईजी टू ब्रीड सच एज स्मॉल ग्रेन्स। और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के क्या एडवांटेजेस हैं, इट इन्वॉल्व्स मैनी होस्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट एक्ट एज मैकेनिज्म ऑफ डिफेंसेस एंड दैट आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पैथोजन टू चेंज, दैट इज बियॉन्ड द प्रोबेबल लिमिट्स ऑफ इट्स वेरिएबिलिटी। तो जब मेन चीज़ इन दोनों के में जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हीं के बेस पे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और हमें प्लांट के अकॉर्डिंगली ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर हमें वर्टिकल रेजिस्टेंस डेवलप करनी है या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस डेवलप करनी है। देन वर्टिकल रेजिस्टेंस के ही बारे में नेक्स्ट बात करें। इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट पैथोजेंस दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड रैपिडली सच एज फ्यूजेरियम, और पैथोजेंस दैट डू नॉट म्यूटेट वेरी फ्रिक्वेंटली सच एज पक्सीनिया ग्रामिनीज। क्योंकि यदि पैथोजन बार बार म्यूटेट करेगा तो वर्टिकल जो रेजिस्टेंस है वो वर्क नहीं कर पाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग जीन्स are genes that confer complete and long term protection to the plant that carries it। okay, तो जो vertical genes हैं वो R genes या resistance gene उनके अंदर होते हैं जो कि strong होते हैं और वो particular to the pathogen हैं। The host population does not consist of a single genetically uniform variety grown over large acreages। नाउ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट यूनिवर्सली इन वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। क्योंकि आप देखेंगे कि जो वाइल्ड वेराइटीज़ हैं कुछ में सभी के अंदर तो डिजीज़ सेम रूप से नहीं फैल रही है, दैट मीन्स उनके अंदर क्या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जो कि इनबिल्ट ही होती है प्लांट्स के अंदर। एंड जितनी भी मेजर जो रेसेस हैं पैथोजेंस की उनके अगेंस्ट ये वर्क करती है, इंक्लूडिंग द मोस्ट पैथोजेनिक वंस। वेराइटीज़ विद हॉरिजॉन्टल दैट इज पॉलीजेनिक जनरल और नॉन स्पेसिफिक पार्शियल रेजिस्टेंस remain resistance much longer than varieties with vertical resistance। okay, now problems in breeding for vertical or horizontal resistance में अब problems क्या है। If one or more of these cases that have been mentioned above and several other conditions are not met, vertical resistance becomes short-lived. That is, it breaks down as a result of the appearance of new pathogen races and that can bypass or overcome it। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो vertical resistance है it is very particular और सिर्फ एक जीन होता है और वो किसी particular pathogen की particular variety पर ही वर्क करता है। पर यदि पैथोजन म्यूटेट हो गया या पैथोजन की ही नहीं अपने आप को चेंज कर लिया तो देन वर्टिकल रेजिस्टेंस विल नॉट वर्क, इट विल ब्रेक डाउन। तो ये इसकी प्रॉब्लम है इसके साथ। वेराइटीज विद वर्टिकल रेजिस्टेंस आर ऑफन अटैक्ड सडनली एंड रैपिडली बाय ए न्यू विरुलेंट रेस एंड लीड टू द सीवियर एपिडेमिक्स। और जब वर्टिकल रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा और पैथोजन की न्यू वैरायटी आ गई है तो क्या हो जाएगा, एपिडेमिक फैल जाएगा, एक साथ बहुत सारे प्लांट्स डिजीज्ड हो जाएंगे। नाउ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इन प्लांट्स विद हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज मच लोअर देन इन प्लांट्स विद द वर्टिकल रेजिस्टेंस। अब जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो कम होता है बिकॉज इट इज़ नॉट पर्टिकुलर। तो वो एक मतलब फैला हुआ स्प्रेडेड होता है कि भी हाँ इतना है, इतना परसेंटेज में रेजिस्टेंस है, तो इसलिए उसका जो परसेंटेज रेजिस्टेंस है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द
vertical resistance. Then various strategies have been developed to avoid these disadvantages. In some crops this has been accomplished through the use of multi-lines or pyramiding. अब ये क्या होती है? Multi-lines are mixture of individual varieties, lines or cultivars that are agronomically similar but differ in their resistance genes. अब हम मल्टी लाइन्स करते हैं, मतलब मिक्सचर, जो भी इंडिविजुअल वेराइटीज़ आप ग्रो कर रहे हैं वो हम एक तरह की नहीं लगाते, वो अलग अलग तरह की लगाते हैं, मिक्स्ड कल्टीवेशन करते हैं, जिससे कि यदि जब अटैक हो या डिजीज़ फैले तो वो सब में यूनिफॉर्मली ना फैले, क्योंकि सिर्फ उन्हीं होस्ट में फैले जो कि उन पैथोजन से इन्फेक्ट हुए हैं. देन पिरामिडिंग में हम क्या करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग वेराइटीज़ दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉसिंग सेवरल टू मैनी वेराइटीज़ दैट कंटेन डिफरेंट रेजिस्टेंस जीन एंड देन सेलेक्टिंग फ्रॉम दैम दोज दैट कंटेन द मिक्सचर ऑफ जीन्स. तो इसके अंदर भी हम मिक्स वेराइटीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो मिक्स वेराइटीज़ लगें और उनके अंदर अलग, उन वेराइटीज़ में अलग अलग रेजिस्टेंस जीन हो, जिससे कि एपिडेमिक को रोकने में हेल्प मिलती है. Then vulnerability of genetically uniform crops to plant disease epidemics. In general, widespread cultivation of a single previously resistant variety provides an excellent substrate for the rapid development and spread of the new race of the pathogen and it usually leads to an epidemic. तो ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यदि हम सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को यूज़ करेंगे तो वो, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो इट विल लीड टू द एपिडेमिक, क्योंकि यदि पैथोजन ने अपने आप को चेंज कर लिया तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो उसी तरह से रेजिस्टेंटली बिहेव नहीं कर पाएगी. Then the cultivation of varieties with genetically uniform diseases resistance is possible and quite safe if other means of plant disease control such as chemical are possible. मतलब जो disease resistant varieties हैं वो अच्छा रिजल्ट देंगी यदि हम बाकी के जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनको भी हम साथ में लेकर चलें. तो another case in which varieties with genetically uniform disease resistance are not likely to suffer from severe disease epidemics is when the resistance is aimed against slow moving soil pathogen such as fusarium and verticillium. Thank you very much. This is the end of my lecture on the genetics of plant diseases. इसको आप पेशेंटली 1 by 1 वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें से कई बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि शॉर्ट नोट्स में आते हैं. तो गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, और यदि पूरा एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरह से समराइज़ करेंगे. तो इसमें अलग अलग डिफरेंट पोर्शंस हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.